नमस्कार साथियों, मेरा नाम आयुष है। आप देख रहे हैं अ, मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ आयुष सक्सेस एकेडमी। हाँ, तो कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो अ, शुरुआत हमने किया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसमें हमने बेसिक चीज़ों पे बातचीत की थी। आज जो है उसके आगे हम चर्चा करेंगे, उस पे हम आगे अपनी समझ बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, ये जो पूरा कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल मतलब फ्री है। कुछ मैं इसमें मैं कुछ न चार्ज कर रहा हूँ, ना कुछ मैं इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप उससे मिला के देख लीजिए, आपको बेहतर ही मिलेगा। जो भी पेड पेड बैच आप कहीं कर रहे हैं या कुछ आपकी दोस्त कर रहे होंगे, तो आप इसको बिल्कुल आप मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे अच्छा और सबसे क्रक्स मिलेगा। अ, बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे कि बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हमने सारी किताबों को कंपाइल करके और आप तक बहुत आसान, जितना आसान हो सकता था उतना तक लाने की कोशिश किया हूँ। आप यकीन माने कि अगर आप ये जो मतलब 56 पेज का जो स्लाइड्स है, पीडीएफ है, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल बचेगा नहीं, है ना। मेरा टारगेट है कि आप पेपर वन में कम से कम 40 नंबर, 40 प्रश्न सही करके आए, जिससे कि आपकी जो जेआरएफ की सपना है या नेट की जो आपकी प्राथमिकता है, वो पूरा हो। और मैं इसलिए भी ये शुरू किया हूँ कि चूंकि मैं हिंदी माध्यम का रहा हूँ और मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम का प्रॉपर कोई गाइड नहीं करता है यूट्यूब पे। मेरे पास समय की अभाव है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लगभग 11:30 12 बजने को हैं। मैं फिर अपने उसमें से समय निकाल के इस वीडियो को, मतलब इस तरह के वीडियो को बना रहा हूँ, एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। बनाने का सीधा सा मकसद ये है कि अच्छा कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुँचे, जो हिंदी माध्यम से हैं, वर्नाकुलर बैकग्राउंड से हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी में हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हैं, उनको हिंदी इंग्लिश में मुश्किल हो रही है तो उनको हिंदी में मिले। यूट्यूब पे क्या हो रहा है कि जो टीचर्स हैं वो अंग्रेजी में कंटेंट बना रहे हैं और उसका अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा है, समझ लोग नहीं पा रहे हैं, उसका अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश किया है कि आप तक एक सिंपल, सहज, आसान भाषा में पूरी पेपर वन की क्लास को लेके जाया जाए, जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले। और आप वो कुछ, मैं बोलने की बात नहीं है, आप 2 3 क्लास करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीख रहे हैं। बदले में क्या चाहिए हमको? बदले में बस चाहिए आपका सपोर्ट। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर जुड़ जाएंगे तो पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहेगा, नोट्स वगैरह मिलता रहेगा। तो हमने ये प्रयास किया है कि आने वाले जो जून का जो एग्ज़ाम है, उससे पहले पूरा सिलेबस को कवर करें। पूरा पीवाईक्यू को, उससे जुड़ा हुआ पीवाईक्यू को हम डिस्कस करें, एमसीक्यू डिस्कस करें, रिवीजन करें। मतलब आप समझे कि हम आपको ये पूरे मतलब अगले 2 महीने में हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है फर्स्ट पेपर का वो बहुत मजबूत हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ जुड़े रहें। हर एक दिन मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के कि आप तक वीडियो पहुंचे और आपको आपको आसान और अच्छा कंटेंट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज उसके आगे आगे बात करेंगे। तो जैसा कि अब जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसका विभिन्न कार्य होते हैं। तो क्या क्या कार्य होते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको जैसे कि जब भी लगे आपको कुछ मुश्किलें हो रही हैं पूरे कंटेंट में या कहीं समझने में, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। क्योंकि ये पहला प्रयास है मेरा, तो हो सकता है कि कुछ कमियां हो, कुछ असुविधा आपको लगे, कुछ मतलब ऐसा लगे कि और बेहतर हो सकता है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और उसको बेहतर किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि तो विभिन्न कार्य शिक्षक का क्या होता है, शिक्षण में, टीचिंग में टीचर का क्या क्या कार्य हो सकता है। तो इसमें
आप देखें, 1 मिनट में अपना नोटिफिकेशन जो है बंद कर लूं। 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ, चलिए, अब नहीं आएगा। शिक्षण प्रक्रिया में जो है शिक्षक केवल जानकारी देने वाला नहीं होता है ना। यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो है केवल जानकारी देने वाला नहीं होता है, बल्कि वह छात्रों की कमियां समझ कमियां सुधार के लिए जिम्मेदार होता है। शिक्षक के कार्य मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 3 भाग क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 3 भाग ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सवाल आ सकते हैं, आए भी हैं। तो पहला है निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक फंक्शन। अब निदानात्मक, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि निदानात्मक यानी निदान निकालने वाला। तो निदान किसका निकलेगा? निदान निकलेगा कमजोरियों का, कठिनाइयों का, है ना। तो कमजोरियों कठिनाइयों को निदान निकालने से पहले उसकी पहचान की जाएगी, है ना। मतलब ये जो निदानात्मक कार्य है, डायग्नोस्टिक फंक्शन है, इसका सीधा मतलब क्या है कि निदान निकालना किसका? बच्चों के कमजोरियों का, कठिनाइयों का। उससे पहले क्या होगा? उसकी पहचान करना। और ये जो मान्यता है, मतलब इसकी जो ये जो निदानात्मक कार्य है, इसकी मान्यता क्या है? ये हर एक छात्र अपने आप में अलग है। मतलब हर एक छात्र में कुछ ना कुछ गुण है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हर एक में कुछ ना कुछ मतलब अच्छाइयाँ हैं, बुराइयां हैं। तो उस आधार पे मान लिया जाए कि निदानात्मक कार्य जो है इसके आधार पर है कि हर एक छात्र यूनिक है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है। अब इसमें क्या है कि शिक्षक जो है एकदम ध्यान देता है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं आता है। और बताइए, निदान तो तभी निकलेगा ना कि उसको पता होगा कि क्या नहीं आता है, तभी उसके बारे में चर्चा करेगा, उस पर काम करेगा। अब शिक्षक जो है दोनों पे ध्यान देता है, पाठ्य पुस्तक पे, जिसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं, और छात्र के लर्नर पे, छात्र पे, है ना। जैसे कि देखिए उदाहरण के रूप में देखिए, कक्षा में किसी छात्र को गणित समझने में कठिनाई होती है तो शिक्षक उसका कारण खोजता है ना। कारण खोजता है कि क्या कारण हो सकता है कि वो गणित में कमजोर है या गणित उसको समझ में नहीं आती है। तो आप समझ गए कि निदानात्मक कार्य क्या है, डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या है कि कमियों को पहचानना, कमियों को खोजना, है ना, कठिनाइयों को पहचान करना। और शिक्षक इसमें दोनों पे ध्यान देता है, पाठ्य पुस्तक पे और छात्र लर्नर पे, है ना। अब देखिए उपचारात्मक कार्य, दूसरा पे क्या आया? उपचारात्मक। पहला क्या है? निदानात्मक कार्य। दूसरा क्या है? उपचारात्मक कार्य, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। अब देखिए इसमें इसमें क्या कहता है कि जब शिक्षक जो है छात्रों की कमियों को पहचान लेता है तो उसका समाधान खोजता है। अब देखिए पहला में हमने देखा निदानात्मक। निदानात्मक में जैसे कि हमने आपको बताया कि निदानात्मक में जो है वो पहचान करता है। मतलब निदान, हमने आपको बताया कि वो पहचान करता है किसी कमियों को, कमजोरियों को, ठीक है। दूसरा स्टेज क्या है कि जब पहचान कर लेता है तो उसका समाधान खोजना है। दूसरा स्टेज में क्या होता है? उपचारात्मक में, जैसे कि उपचार से ही संबंध, अब जैसे कोई बीमार पड़ता है तो उपचार किया जाता है। तो उपचार किसका किया जाता है? बीमारियों का ना। तो उस तरीके से कोई गणित में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, तो उसका पहचान किया जाएगा निदानात्मक में। उपचारात्मक में क्या होगा? उसका समाधान खोजा जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसमें देखा जाता है कि उसकी कमियों को कैसे दूर किया जाए, है ना, कैसे वर्क किया जाए उसके कमियों पे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखा जाए कि उसको कैसे दूर किया जाए। और जो है शिक्षक जो है अपने अनुभव से, पूर्व ज्ञान से, छात्रों की प्रकृति से, शिक्षण सामग्री से इसे इससे मदद करता है ना। मतलब कैसे दूर किया जाए ये तो सवाल आ गया, लेकिन कैसे होगा, मतलब उसकी क्या रूपरेखा होगी, तो उसमें है जो अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रवृत्ति, तो इस तरीके की चीजें उसमें आती है ना। तो जैसे कि देखिए उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि किसी छात्र को गणित में कठिनाइयां हैं, इसके लिए शिक्षक जो है अतिरिक्त कक्षा या सरल विधि अपना सकता है ना। चलिए, तो दो हो गया। पहला हमने देखा निदानात्मक, दूसरा देखा उपचारात्मक, और तीसरा जो है मूल्यांकनात्मक, एवल्यूएटिव फंक्शन। अब देखिए हमने, अब देखिए मैं आपको बताऊं, नोट्स वगैरह आप अगर बना रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप याद ही कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। शिक्षण में शिक्षक का 3 भूमिका है। पहला तो जो है निदानात्मक, जिसमें क्या है? समस्या की पहचान। दूसरा क्या है? उपचारात्मक, जिसमें समस्या पे काम। तीसरा क्या है? मूल्यांकनात्मक कार्य, इवेल्युएटिव फंक्शन।
मूल्यांकनात्मक जो है क्या क्या होगा, मूल्यांकन किसका किया जा सकता है, शब्दों से पता चल जाएगा आपको। तो इसमें क्या है कि शिक्षण के बाद छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन हुआ कि नहीं, मतलब मूल्यांकन आप तभी करेंगे ना कि जब आप उसको उसकी उसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो समस्या आपने खोजा उस समस्या पे अगर आप काम किए हैं तो उसके बाद आप उसका अगला स्टेज मूल्यांकन ही का ही होता है। तो मूल्यांकन का सीधा मतलब होता है कि आप उस पे उस छात्र में अपेक्षित जो आप अपेक्षा के साथ उस पे काम किए, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो उसका मूल्यांकन करेंगे। परिणामों में मतलब देखिए सीखने के परिणामों और व्यवहारिक बदलावों का मूल्यांकन करता है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आपको। शिक्षक यह जांचता है कि उदाहरण के रूप में देखिए कि गणित का जो सब प्रश्न है सही ढंग से हल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अब गणित से ही अब तीनों को हम जो है सिलसिलेवार ढंग से देख लेते हैं। पहला क्या है, निदानात्मक। निदानात्मक में क्या होता है कि हम समस्या का पहचान करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम आयुष है, तो आयुष जो है गणित में कमजोर है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया निदानात्मक में, हमने खोज किया कि गणित में हम कमजोर हैं। दूसरा क्या है, उपचारात्मक। अब कमजोर तो हैं लेकिन उसको कैसे मजबूत किया जाए, तो उपचार किया जाएगा, उसमें कुछ विधियां लगाई जाएगी, टीचर हमारे साथ अलग क्लास ले सकते हैं या हमें बता सकते हैं कहाँ मुश्किलें हो रही है। अब तीसरा क्या है, मूल्यांकनात्मक, है ना। मूल्य जब दो चीज हो जाएगा, टीचर हमको बता दिए हैं तो फिर मूल्यांकन तो करेंगे कि हम कितना पढ़े हैं, कितना हमको आ गया है, कितना कमी हो रहा है, ठीक है। तो तीनों समझ गए। अब जो है अगला चलते हैं कि शिक्षा से संबंधित कुछ अवधारणाएं। अब जो देखिए अभी तक तो हम लोग बेसिक समझा है, अब बेसिक ऐसा नहीं है कि बेसिक से सवाल नहीं आते हैं, बेसिक से भर भर के सवाल आते हैं और बेसिक से ही लोग सवाल गड़बड़ करके आते हैं। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि हमें हर एक चीज़ पे एक मोटा मोटी समझ होनी चाहिए, जिससे कि सवाल तो हमें हमसे बने ही बने लेकिन उसके बाद गलतियां हमसे ना हो, है ना। तो शिक्षण के कुछ अवधारणाएं हैं, तो क्या क्या अवधारणाएं हैं, तो तीन अवधारणाएं हैं, जैसा आप लिखा हुआ है तीन अवधारणाएं हैं, क्यों, कैसे और क्या, है ना। शिक्षण के कितनी अवधारणाएं हैं, तीन अवधारणाएं हैं, क्यों, कैसे और क्या। पानी पी लेता हूँ साथियों। अब देखिए क्यों यह बताता है कि शिक्षा की जरूरत क्यों है ना। मतलब शिक्षा की जरूरत, जैसे हम अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। मैं रहने वाला हूँ बिहार का, लेकिन ये पंजाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा में जो है वहां से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो दर्शन शास्त्र देता है, फिलोसफी। ठीक है, आपको ये पूरा याद ही कर लेना है। क्यों का सीधा संबंध किससे है, दर्शन शास्त्र से, है ना। शिक्षण का तीन सवाल, शिक्षण जो है तीन सवालों पर आधारित है, क्यों, कैसे और क्या। तो क्यों किससे संबंधित है, दर्शन शास्त्र से। शिक्षा क्यों जरूरी है, इसका उत्तर कौन देगा, इसका उत्तर हिस्ट्री तो नहीं देगा ना, इसका उत्तर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं देगा, इसका उत्तर तो दर्शन शास्त्र ही देगा, है ना। अब कैसे, अब दूसरा आता है कैसे। शिक्षा कैसे दी जाए, शिक्षा कैसे दी जाए ये सवाल अगर है तो इसका उत्तर कौन देगा, मनोविज्ञान। आपको ये याद कर लेना है, क्यों, दर्शन शास्त्र, कैसे, कोई भी ट्रिक लगाइए आप, आपको ये याद होना चाहिए। कभी कभी जो है वो मैच करने वाले में सवाल डाल देते हैं, क्यों दर्शन शास्त्र, कैसे जो है वो मनोविज्ञान। अब क्या, है ना, क्या सिखाया जाए, तो इसका उत्तर होगा समाज शास्त्र, है ना। इसका उत्तर देता है कौन, समाज शास्त्र, है ना। तो तीन सवाल हमारे पास, मतलब तीन चीजें हमारे पास हैं, क्यों, दर्शन शास्त्र, कैसे, मनोविज्ञान और क्या, समाज शास्त्र। ये तीन सब्जेक्ट 3 वर्ष से जुड़ा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। हमारे साथ दोहराइए, क्यों जो सीधा संबंध दर्शन शास्त्र से है, मतलब क्यों का क्या मतलब है, ये कि शिक्षा क्यों जरूरी है, तो इसका जवाब कौन देगा, दर्शन शास्त्र देगा। कैसे दिया जाए शिक्षा, इसका जवाब कौन देगा, उत्तर मतलब मनोविज्ञान देगा। क्या जो क्या सिखाया जाए, शिक्षा में क्या सिखाया जाए, इसका उत्तर कौन देगा, समाज शास्त्र देगा। तो आप इस ये कंप्लीट है आपका। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, बाकी आगे चलते हैं। अब देखिए अब जो है हम थ्योरी पे आ रहे हैं, है ना। पहला थ्योरी क्या है,
आदर्शवाद, आइडियलिज्म, है ना। अब क्या है आइडियलिज्म? अब देखिए मैं आपको बताऊं, बस यही आदर्शवाद को हर एक किताब में क्या किया है कि उसको मतलब एक एक पेज में दिया है ना। जैसे मेरे पास अभी दो किताबें हैं, मतलब तीन पब्लिकेशन का किताब है। एक तो पियर्सन का है, वो मदान का, दूसरा दृष्टि का है, तीसरा अ, यूथ मतलब यू अरिहंत का है ना। तीन पब्लिकेशन का मेरे पास किताब है, और तीनों पब्लिकेशन में ये सिर्फ आदर्शवाद को डिफाइन करने में एक एक पेज दिया है, डेढ़ डेढ़ पेज दिया है। अब मैं आपको कि मैं क्या किया हूँ कि उस पूरे मतलब चैप्टर को पढ़ने के बाद जो क्रक्स है उसका वही निकाल के लाया हूँ। बाकी उसमें से कुछ मतलब पूरा कथा कहानी लेके नहीं आया हूँ, और सब सिर्फ पॉइंटर में किया। आप इसको सिर्फ देखें, समझे, और बस आपको मतलब एक सीक्वेंस में है जिससे कि आपको आसानी से याद आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, एग्जाम हॉल में आप अच्छा करके आए। इससे बाहर सवाल आ ही नहीं सकता है ना। अगर आएगा भी तो किताब में भी नहीं रहेगा, मतलब कुछ और ही पूछ देंगे फिर वो। किताब से जो भी तीन किताबों के जो नोट्स है उसके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। अगर सवाल अगर आदर्शवाद से पूछते भी हैं इसके बाहर, तो वो समझिए कि वो आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, वो कहीं और से पूछेंगे फिर। तो चलिए ठीक है, अब आइडियलिज्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है ये सबसे पुराना है ना। ये जो है सबसे पुराना दर्शन है, ओल्डेस्ट दर्शन है ये। इसका जो मुख्य विचार है, वो है शिक्षा का, मतलब इसमें मुख्य विचार क्या है कि नैतिकता और बौद्धिक विकास, है ना। अब जैसे कि उदाहरण से समझिए कि हमारे यहाँ जो है वो मतलब भारतीय संस्कृति में देखें तो कई कहानियां आपको मिल जाएंगे जो नैतिकता और बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, श्रवण कुमार की कहानी। तो ये आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, लोग इसको अनुकरण करते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मतलब समाज में वो आदर्शवादिता को स्थापित करता है, जिसको हम लोग देख के सीखते हैं, कहीं ना कहीं सीखते हैं। हम महात्मा गांधी की अगर किताब पढ़ेंगे, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो उसमें उनके जीवन पर जो दो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कहानियां जो प्रभावित किया था, वो यही था, एक राजा हरिश्चंद्र का और दूसरा श्रवण कुमार का। वो खुद लिखते हैं कि ये दोनों कहानियां उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। तो इस तरीके से लाखों लोगों के जीवन में इस तरह की कहानियां, यही दो नहीं, बहुत सारी कहानियां हैं, हर एक संस्कृति की अलग अलग मापदंड है, अलग अलग कहानियां हैं, जो उनके जीवन को आकार देता है, उनके जीवन में व्यवस्थाएं को मजबूती देता है, उनकी मतलब जो वैचारिकी है, जो उनकी नैतिकता है उसको मजबूत करता है। तो सब समझ गए, आदर्शवाद जो है सबसे पुराना दर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिकता, बौद्धिक विकास। अब इसके जो प्रवर्तक हैं, मतलब इसके जो खोज करता है, वो क्या है? अरस्तु, एरिस्टो, है ना, एरिस्टोटल। तो अरस्तु है ना। मतलब ये सीधा इसका मतलब है कि आत्मा, मूल्य, नैतिकता, सद्गुणों पे इसका पूरा फोकस है। और शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति को आदर्श जीवन जीने के लिए तैयार करना है। इनका मतलब मानना क्या है कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति को आदर्श जीवन के लिए तैयार करना है। ठीक है। तो ये हो गया आदर्शवाद का। बस आपको इतना ही जो है आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक मिनट। हम्म, इसके अलावा कुछ नहीं। अब दूसरा की तरफ चलते हैं, प्रकृतिवाद, है ना। प्रकृतिवाद, तो इसमें क्या है कि इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। जैसे नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि प्रकृतिवाद क्या है, कि इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है, नेचुरलिज्म। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि बच्चा अनुभव और क्रिया से सीखता है ना। मतलब बच्चा जो है वो अनुभव और क्रिया से सीखता है। मतलब इसमें कहा जाता है कि अगर किसी को मतलब किसी को ये ना बताया जाए कि जैसे कि कोई आग है ना, तो बच्चों को छोड़ दिया जाए, मतलब वो बच्चे उसके आग के नजदीक जाएंगे, उनको गर्मी लगेगी, तो वो सीखेंगे कि भाई आग के नजदीक नहीं जाना है। तो इस तरीके की क्रिया से इसमें सीखा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि यदि बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसे अनुभव से सीखने दे, मतलब उसको चढ़ने दे। वो गिरेगा, फिर चढ़ेगा, तो अपने मतलब उसकी खुद विकास होगी, अपने हिसाब से होगी। तो इसमें क्या है, मुख्य बातें के रूप में देखिए कि इसमें पुस्तक नहीं, अनुभव से सीखना,
इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इंद्रियों क्या है, इंद्रिय क्या है? अब सवाल तो यही है कि ना इंद्रिय क्या है। जैसे कि 5 इंद्रियां होती है ना, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, यही होती है ना। तो इससे सीखना मतलब इसके संपर्क में मतलब इसके संपर्क में आने से जो अनुभव होता है उससे सीखना है ना। खेल, निरीक्षण, प्रयोग आदि पर जोर, है ना। मुख्य विधि जो है उसमें क्या है कि प्ले वे, मतलब इस तरीके की विधियां जो है जिससे कि सीखा जा सकता है। आप समझ गए ना। पहला आदर्शवाद है जो सबसे पुराना है, जो जिसका मानना है कि नैतिकता, मूल्य, सद्गुण जीवन को आदर्श बनाना है। दूसरा प्रकृतिवाद, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रकृति से ही सीखना है, अनुभव करके सीखना है, पुस्तक नहीं। इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना है। तीसरा है प्रयोजनवाद, है ना, प्रयोजनवाद। इसके मुख्य प्रवक्ता कौन है? जॉन डेवी। ये सवाल कई बार आ चुका है, इसको आपको पीवीआईपी, इसको आपको नोट कर लेना है कि प्रयोजनवाद, ये प्रवक्ता कौन है? जॉन डीबी। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, है ना। अब इसमें क्या है कि व्यवहारिक ज्ञान और क्रियाशीलता पर बल दिया गया है। ये व्यवहारिक ज्ञान और क्रियाशीलता पर बल दिया गया है। सिद्धांत कोई सत्य स्थापित नहीं है, हर चीज का मूल्य अनुभव से तय होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, प्रकृतिवाद में और प्रयोजनवाद में। तो प्रकृतिवाद में क्या है कि प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है, ठीक। और प्रयोजनवाद में क्या है कि अनुभव द्वारा सीखना। दोनों में सेम, कुछ कुछ बातें आपको सेम लगेंगे, लेकिन आप देखिए कि इसमें प्रकृति से सीखना है और इसमें अनुभव से सीखना है। अब इसमें क्या है प्रयोजनवाद में कि अनुभव जो है प्रकृति के साथ भी हो सकता है, प्रकृति के बाहर भी हो सकता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें, इसको हम लेके आगे चल रहे हैं, है ना। इसमें इसका परिणाम जो है एक्टिव स्कूल सिस्टम की शुरुआत इसमें हुआ था। ठीक है। अब ये सवाल बना है कि एक्टिव स्कूल जो है सिस्टम जो है वो किसका भाग था। ऑप्शन दिया गया था प्रकृतिवाद का, आदर्शवाद का, तो प्रयोजनवाद का, तो इसमें अस्तित्ववाद का। तो इसका सही ऊपर क्या होगा? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का जो है, देखिए मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो आप, है ना, प्रयोजनवाद का ये शुरुआत किया गया था एक्टिव स्कूल सिस्टम। अब आ गया है अस्तित्ववाद पे, हम चर्चा करते हैं। अस्तित्ववाद क्या है? तो इसके जो प्रवक्ता हैं वो है किर्कगार्ड, है ना, किर्कगार्ड। अब इसका जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें कर ले, है ना, आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रवक्ता कौन है? किर्कगार्ड। इसके मुख्य विचार क्या है? आप भी आजकल एक ट्रेंड में भी चला हुआ है, आप देखेंगे यंगस्टर को, मतलब मॉडर्न सोसाइटी के, बड़े शहरों के वहाँ पे जो है टी शर्ट लोग पहनते हैं। इसके अंग्रेजी में, ये तो हिंदी अनुवाद है, इसका मुख्य विचार क्या है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। उनका उस पे टी शर्ट पे लिखा होता है कि आई थिंक बिकॉज आई एग्जिस्ट, ऐसे करके कुछ होता है लिखा हुआ। तो इसका मुख्य विचार क्या है? मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। ये अस्तित्ववाद का है ना। आप सीधा सीधा अस्तित्ववाद से जो है उससे कर सकते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म, है ना, व्यक्ति को अपने अस्तित्व और लक्ष्य को खुद पहचानना होता है। ठीक बात है, अपने अस्तित्व को और लक्ष्य को खुद पहचानना होता है। इसमें बल दिया गया है किस पे, फोकस किस पे किया गया है? स्वतंत्रता पे, जिम्मेदारी पे और सृजनशीलता पे। सृजनशीलता क्या होता है ना, सृजनशीलता क्या होता है कि सृजन करने की क्षमता, कुछ नया बनाने की क्षमता, उसको सृजनशीलता बोलते हैं मोटा मोटी अक्षर में। इसमें शिक्षक की भूमिका जो क्या है? छात्रों में मौलिकता, आत्म जागरूकता और मानवता का विकास करना। ठीक बात है? चलिए आप समझ गए ना। फिर से एक बार देख लें क्या। आदर्शवाद सबसे पुराना है, अरस्तु इसके मुख्य है। इसमें क्या है? मूल, आत्मा, मूल्य, नैतिकता, सद्गुणों पे बल दिया गया है। प्रकृतिवाद, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है ना, उसे सीख सकते हैं। प्रयोजनवाद, अनुभव से सीखना, जॉन डेवी के प्रवक्ता हैं। एक्टिव स्कूल सिस्टम जो है प्रयोजनवाद का ही शुरुआत किया गया है। अस्तित्ववाद किर्केगार्ड का है। इसका मुख्य विचार क्या है? मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। व्यक्ति अपने लक्ष्य और अस्तित्व का खुद पहचानना होता है। इसमें जिम्मेदारी जो है, इसमें बल जो है, मतलब इसकी जो फोकस्ड है वो है, फोकस है वो क्या है? स्वतंत्रता पे, जिम्मेदारी पर, सृजनशीलता पे।
शिक्षक की भूमिका छात्रों में मौलिकता, आत्म जागरूकता और मानवता का विकास करना है। अब जो है योग दर्शन, ठीक है। अब योग दर्शन में आते हैं। योग योग दर्शन, योगा फिलॉसफी आप जानते ही हैं, ऋषि पतंजलि, रामदेव वाला जो पतंजलि का जो कंपनी है उसके उन्हीं के नाम पे, पतंजलि के नाम पे ही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रण करना है ना, योग के माध्यम से, योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना। बल्कि मतलब, और योग जो है केवल व्यायाम नहीं है बल्कि एक आत्मज्ञान का एक मार्ग है। मतलब भारतीय फिलॉसफी में हम देखेंगे, जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे भारतीय उसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर भी है जहाँ पे हम देखेंगे कि जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, वो कई तरीके के हैं। योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, सबकी अलग अलग अपनी अपनी एक दूसरे के विपरीत विचार की है, और सबकी अपनी अपनी एक मतलब अपने आप को मतलब जीवन बेहतर, मोटा मोटी समझे कि जीवन बेहतर करने के अपने अपने रास्ते हैं, है ना। अब चलिए, इसको आप माइंड मैपिंग के लिए छोटा सा मैंने एक ये बना दिया है कि आप इसको वो जो पूरे दो स्लाइड है उसको याद करने के लिए एक सिंपल सी चीज है कि आदर्शवाद जो है, मुख्य प्रवक्ता कौन है? अरस्तू है। नैतिक और बौद्धिक विकास से बल देता है, आदर्श व्यक्ति बनाना है ना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आदर्श व्यक्ति बनाना है। प्रकृतिवाद, मुख्य प्रवक्ता रूसो, टैगोर। शांति निकेतन में अगर जाएंगे आप तो शांति निकेतन का जो संस्थापक है वो टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उनकी सीधा है कि मतलब वहाँ पे क्लासरूम्स नहीं है, पेड़ के नीचे लोग बैठ के पढ़ते थे, अभी भी शायद इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो उनका सीधा मतलब था क्या? प्रकृति से सीखना, ठीक है। अनुभव आधारित शिक्षा है। प्रयोजनवाद जो है, जॉन डेवी, अनुभव से ज्ञान, व्यवहारिक शिक्षा। आपको ये सब मतलब दिमाग में एक सीक्वेंस में आप बना लीजिए कि सवाल अगर कहीं से मैच करने वाला ही पूछते तो फिर दिक्कत नहीं है कि हमको कोई समझ समझ में आए, मतलब ना समझ में आए। अस्तित्ववाद का क्या है? किर्केगार्ड का है, व्यक्ति का अस्तित्व ही व्यक्ति की पहचान है, व्यक्ति की एग्जिस्टेंस है। आत्मज्ञान और स्वतंत्रता। योग जो है पतंजलि, मन पर नियंत्रण, आत्मज्ञान और संतुलन। देखिए मोटा मोटी जो है शिक्षा का उद्देश्य देखिए कि सबका एक जैसा ही है, आदर्श व्यक्ति बनाना, अनुभव आधारित शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, है ना। तो यहाँ पे मुख्य विचार ये आप देखिए, तो बस सीक्वेंस में नैतिक वाले देखिए, अब शुरुआत में नैतिक हुआ, फिर प्रकृति पे गया, फिर अनुभव से, फिर व्यक्ति का अस्तित्व पे आया, फिर मन पर नियंत्रण आया। मतलब पहले एक बहुत बड़ा ब्रॉड देख लिया, मतलब आप समझिए ना कि बहुत बड़ा ब्रॉड, नैतिक बौद्धिक विकास, फिर उसको कम कम किया तो प्रकृति, फिर उसको कम किया तो अनुभव, फिर व्यक्ति पे आया, और व्यक्ति के अंदर भी गया तो मन पे चला गया। तो आप इस सीक्वेंस में याद कर लीजिए, मतलब ऐसे, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब एक ये हायरार्की में समझ लीजिए कि पहले एक नैतिक बौद्धिक विकास पूरा एक मतलब व्यवस्था पे बात हो गई, फिर प्रकृति पे चला गया, फिर अनुभव। और इसके जो ये प्रमुख प्रवक्ता है ना, इसको भी जरूर याद रखिएगा। आदर्शवाद अरस्तु, प्रकृतिवाद रूसो टैगोर, परियोजनावाद जॉन डेवी, अस्तित्ववाद किर्केगार्ड, योग पतंजलि। ठीक है, चलें आगे। तो अब जो है शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत पे हम लोग चर्चा करते हैं कि शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। तो सरल से कठिन की ओर, ठीक बात है। आप शिक्षण में तो ऐसा तो नहीं है कि कठिन से सरल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। शिक्षण हमेशा आसान बातों से शुरू करना चाहिए, ठीक बात है। मतलब जैसे कि हमने ही चर्चा, मतलब ये रिसर्च एप्टीट्यूड अगर हमने शुरू किया तो पहले हमने उसकी बेसिक्स पे चर्चा की, बेसिक को हमने हमने आपको बताया, फिर उसके जो मूल चीजें हैं उसको बताया, फिर धीरे धीरे हम सिद्धांत की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे वही कई सारी थ्योरी हैं जो थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप से हैं, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शिक्षण का पहला जो उद्देश्य है वो सरल से कठिन की ओर है। बहुत आसान है, आपके दिमाग में आ रहा है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप देखिए ना कि पहले उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए, तो पहले हम लोग जोड़ सीखे, फिर घटाओ, फिर गुना, फिर भाग, फिर लघुत्तम, महत्तम, बहुत आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, नोन टू अननोन, है ना। तो नोन टू अननोन, अब इसमें क्या है? अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पे जैसे कि उदाहरण देखिए कि पहले हम अपने आसपास के चीजों को समझते हैं, है ना, गांव की नदियों के बारे में यहाँ पे उदाहरण है ना। जिसमें बिहार से हूँ तो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, हमारे आसपास गंगा बहती है, गंडक बहती है, बूढ़ी गंडक है, मतलब कई तरह की नदियां हैं। लेकिन हमारे आसपास हम अमेजोन नहीं बहती है, नील नदी नहीं बहती है, ब्रह्मपुत्र नहीं बहती है,
तो हम पहले उस पे नहीं ज्ञान हासिल करेंगे, पहले अपने आसपास क्या चीज़ों पे ही ज्ञान हासिल करेंगे। फिर जो है अमेजोन, नील, ब्रह्मपुत्र, साउथ इंडिया की जो नदियां हैं, पेरियार, इस तरीके की नदियां हैं, गोदावरी, कावेरी, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर उस पर ज्ञान हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये से सवाल भी कई बार पूछा है और लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। अब बताइए मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है। आपसे अगर हम पूछे कि मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए इस पे हम आप ही पूरा आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि छात्रों को पहले उन चीजों के बारे में सिखाएं जो जिन्हें वो देख कर या छू सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं अभी बोतल से पानी पी रहा हूँ, तो ये मूर्त है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। इसके अंदर पानी है तो हम देख सकते हैं, पानी इसमें है तो हम मतलब ये मूर्त हो गया, ये बोतल मूर्त हो गया। अब इसमें पानी नहीं है लेकिन इसमें हवा है, लेकिन उसको हम नहीं छू सकते, वो अमूर्त हुआ। समझ गए ना आप। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त हुआ। और जिसको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो अमूर्त हुआ। तो अगर यहाँ पे हम उदाहरण लें रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो मूर्त क्या हुआ, जैसे कि आप अपने घर को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, बताइए। देख सकते हैं ना। आप अपने घर को देख सकते हैं, लेकिन आप मतलब पिताजी को देख सकते हैं क्या। मतलब एक पिताजी के रूप में एक व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन पिता जो शब्द है उसको देख सकते हैं क्या। शब्द को नहीं देख सकते हैं, तो वो हुआ अमूर्त। तो पहले मूर्त के रूप सीखा जाए, मतलब पहले जो वैसा चीज जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको पहले उस पर ज्ञान हासिल किया जाए, उसको बोलते हैं मूर्त, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, फल दिखाना, गिनती सिखाना, फिर संख्याओं की अवधारणा बताना, है ना। मूर्त टू अमूर्त, आप समझ गए ना। कॉन्क्रीट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो मूर्त वो चीज होता है जिसको हम छू के, समझ के, मतलब जिसको हम प्रेजेंट रूप से देख सकते हैं। अब जैसे मोबाइल का सिग्नल, उसको हम देख सकते हैं क्या। मोबाइल को हम देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल का सिग्नल देख सकते हैं क्या, तो नहीं। मोबाइल मूर्त हो गया, मोबाइल का सिग्नल अमूर्त हो गया। ठीक बात। आगे चले, अनिश्चित से निश्चित की ओर, है ना, इनडिफिनिट टू डिफिनिट। शुरुआत में छात्रों के विचार अस्पष्ट होते हैं। ठीक बात। शिक्षक का काम उन्हें उदाहरण, जैसे मित्रों, जैसे चित्रों समझने में, जैसे कि इसको आप जैसे हम समझते हैं कि धुंधली समझ को साफ करना। अनिश्चित से शिक्षित की ओर, मतलब अनिश्चित से निश्चित की ओर, कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप अपने आप को लीजिए कि हम जब सब किसी चीज, नए चीज को पढ़ते हैं, जैसे अभी हम इस रिसर्च, ये टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो इसमें कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे जो अनिश्चित है, मतलब उसमें कोई वन डायरेक्शन में नहीं होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा सवाल। तो उसका जो है निश्चितता नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप उस पर डीप आपका जो नॉलेज होता चला जाएगा, तो वो निश्चितता की ओर चला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वही है कि पहले जो हमारी जो मनोस्थिति होती है वो अनिश्चित होती है, इंडिफिनिट होती है, फिर वो धीरे धीरे डेफिनिट की ओर जाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य ये भी है, शिक्षण का, जिसमें ये है। अब देखिए, विशेष से सामान्य की ओर, है ना। तो विशेष क्या होता है, विशेष क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल। अब हम आगे पढ़ेंगे, रिसर्च में पढ़ेंगे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, अग्नात्मक विधि, निगमनात्मक विधि। तो ये जो है अग्नात्मक इंडक्टिव मेथड का ही उदाहरण है कि विशेष से सामान्य की ओर, है ना। अ, जैसे हमारी गाय बच्चा देती है ना। आपकी गाय भी बच्चा देती है, और भी कुछ लोगों की गाय बच्चा देती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दुनिया में जितने भी गायें हैं वो बच्चा देती है, अगर वो बीमार ना हो तो, है ना। तो विशेष हुआ,
कि हमारी गाय दूध देती है, आपकी भाई गाय भी दूध देती है, और भी जो पढ़ रहे हैं उनकी भी गाय बच्चे दूध देती है, गाय दूध देती है। तो सबकी गाय दूध देती है, तो यानी विश्व में जितने भी गाय हैं सब दूध देती है। एक विशेष परिस्थिति को हमने सामान्य कर दिया। आप समझ गए ना, है ना। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे कि ये पेन अगर हम ऐसे छोड़े, ऐसे करके हम छोड़े तो ये गिर जाएगी। फिर हम मोबाइल इसको छोड़े तो गिर जाएगा, है ना। ये फिर हम बोतल इसको छोड़े तो गिर जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे पास जितने भी सामान है जिसको हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो गिरता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका एक सीधा सा सामान्य एक थ्योरी बना सकते हैं कि ऊपर से कोई भी चीज अगर गिरती है तो वो, ऊपर से कोई भी चीज छोड़ा जाता है तो गिरती है। इसके पीछे क्या आधार हुआ कि हमने जितने भी चीजों को ऊपर से छोड़ा सब गिरी। ठीक बात। तो इसी को बोलते हैं विशेष से सामान्य की ओर, इसी को बोलते हैं आगमनात्मक विधि, है ना। इसको आगे हम पढ़ेंगे भी ऐसे, लेकिन इसको जो है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। इसको भी बोलते हैं आगमनात्मक विधि, इंग्लिश में इसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। देखिए मेरा पहला प्रयास है, इसलिए थोड़ी राइटिंग वगैरह भी जो है उतनी बेहतर नहीं है। अब देखिए, अब जो छठा जो है मनोवैज्ञानिक से तार्किक तार्किक की ओर, है ना, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो शुरू में हम जो है वो तार्किक नहीं होते हैं, धीरे धीरे हमारा तर्क जो है पले बढ़ता है ना। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हम तार्किक होते चले जाते हैं। जैसे शुरू में हमको कोई कहता था कि भाई कोई खाना खा लो नहीं तो डाकू आ जाएगा, सबके साथ होता था ना। लेकिन अभी कोई कहे कि भाई खाना खा लो कोई डाकू आ जाएगा, तो आप मानेंगे क्या? नहीं ना मानेंगे। तो शुरुआत जो हमारी होती है वो मनोवैज्ञानिक से होती है, मतलब कोई किसी तरीके की डर भय, मतलब समझ रहे हैं ना कि मनोवैज्ञानिक से शुरुआत होती है। और जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो तार्किकता की ओर जाते हैं, लॉजिकल हम होते चले जाते हैं। तो शिक्षण का जो ये भी एक कार्य है कि मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर। ठीक है। अब इसमें क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस, है ना। तो अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो विश्लेषण क्या होता है? देखिए विश्लेषण क्या होता है, तो विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी विषय को भागों में बांट के समझना, उसका विश्लेषण करना। अब जैसे कि विश्लेषण क्या की किस पे किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई चुनाव हार गया, ठीक, तो हार गया तो वो उसका विश्लेषण करता है। तो विश्लेषण कैसे करेगा, तो पूरे चुनाव को कई भागों में बांट देगा। जैसे मान लीजिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया रही, इसमें उसने नॉमिनेशन किया, इसमें उसने कैंपेनिंग किया, इसमें उसने वोटिंग वाले प्रचार किया, है ना, इसमें वोटिंग वाले दिन रहे, वोटिंग वाले दिन की एक्टिविटी रहे। तो अब जो है ये पूरा उसका चुनाव कैंपेनिंग का हो गया। अब इसको जो है बांटा कि हमारा नॉमिनेशन कैसा गया बाकियों के तुलना में, तो उस पर चर्चा किया उसने, समझा, अपने कमियों को खोजा। फिर उसके कैंपेन के बारे में देखा कि हमारा कैंपेन में क्या रहा, मुद्दा के बारे में देखा कि हमने मुद्दा पकड़ा कि नहीं पकड़ा। उसने फिर देखा कि हम रोज मतलब उस कनेक्टिंग कैसा रहा लोगों के साथ, वो हुआ कि नहीं हुआ। फिर वोटिंग के दिन देखा कि वोटिंग कैसे हुआ। तो जब हम पूरे होल व्यवस्था को जो हमारे पास होती है किसी भी चीज की, इलेक्शन जोड़ लीजिए, आपकी पढ़ाई जोड़ लीजिए, आपकी मनोस्थिति जोड़ लीजिए, मतलब जो भी आप रिलेट कर पा रहे हैं अपने हिसाब से आप उदाहरण बना लीजिए, उसको बांट के, मतलब उसे कई भागों में बांट के अगर किया जाए तो उसको बोलते हैं विश्लेषण। ठीक है। अब देखिए, अब विश्लेषण समझ गए, अब फिर उन भागों को जोड़कर संपूर्ण रूप से दिखाए तो उसको संश्लेषण बोलते हैं। अब इसको तो बांट के हमने कई फाइंडिंग्स निकाल लिए, ठीक है, लेकिन फिर एक फाइंडिंग्स को हमने, सारे फाइंडिंग्स को जोड़ के हमने ये बताया, है ना, कि अब हमने एक निष्कर्ष निकाले इस फाइंडिंग्स के आधार पर, है ना, निष्कर्ष। ओहो देखिए ये हो जाता है कभी कभी, है ना। तो अब जो है हमने
निष्कर्ष निकालिए तो उसको बोलते हैं कि संश्लेषण। ठीक है, अब जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको हम बोलेंगे संश्लेषण। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कविता की पंक्तियों का अर्थ बताकर पूरी कविता का भाव समझाना, संश्लेषण उसको बोलते हैं, है ना। कि हम मतलब कविता को तोड़ तोड़ के हमने समझा उसको, ठीक है, और फिर एक साथ उसको लाके उसकी भाव को हमको बताना है ना, तो उसको हम संश्लेषण बोलते हैं। अब पूर्ण से अंश की ओर, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसको उदाहरण से समझिए कि पूर्ण से अंश की ओर ही क्यों, है ना। तो पहले हम पूरे पेड़ को देखते हैं, पहले हम पूरी व्यवस्था को देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसके तने पे जाते हैं, पत्तियों पे जाते हैं, जड़ पे जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि पहले हम हमारी जो दृष्टि होती है वो संपूर्ण होती है। अब जैसे हम जब एट में पढ़ते हैं, सेवन्थ एट में पढ़ते हैं, तो साइंस जो है वो अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। मतलब पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको एक ही किताब में मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम जाते हैं 11th 12th में तो सब किताब अलग अलग हो जाता है। ग्रेजुएशन में जाते हैं तो और स्पेसिफिक हो जाता है। पीजी में जाते हैं तो एक ही किताब के कई भाग हो जाते हैं, और पीएचडी में जाते हैं तो एक टॉपिक हो जाता है, एक मतलब एक किताब का एक चैप्टर का एक टॉपिक पे हम रिसर्च करते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर। हम जितना ऊपर चले जाएंगे उतना हम अंश की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जितना हम नीचे क्लास में जाएंगे तो उतना पूर्णता की तरफ बढ़ाएंगे, है ना। अब नौमा क्या है कि प्रकृति का अनुसरण। तो जो बच्चों की स्वाभाविक रुचि है विकास की, जो मतलब जो होती है वो विकास के अनुसार होती है। बच्चे की रुचि मतलब बच्चे जो है वो सीखते हैं, अस्थायी ज्ञान होता है, जिज्ञासा, क्षमता, भावनाएं के अनुसार होता है। तो ये सब प्रकृति ने हमें दिया है, मतलब स्वाभाविक है ये सारी चीजें। इंद्रियों का प्रशिक्षण, जैसे हमने ऊपर चर्चा किया कि 5 इंद्रियां होती है, कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, प्रयोग होना चाहिए। स्वर्ण दृष्टि साधनों का प्रयोग सीखने को प्रभावित करती है ना। अब यहाँ पे जो है मंटेसरी और फ्रेवॉयल ने एक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इंद्रियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, आपको इसको याद कर लेना है। आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस को। इसको किसने दिया है, मेंटेसरी और फेवल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज पे और हम चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षण के 3 स्तर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर की जो सारी चीजें थी वो सबको आपको याद कर लेना है, मतलब मोटा मोटी दिमाग में रखना है। इसे सवाल मतलब कभी कभी पूछ भी देते हैं और बहुत बेसिक स्तर के सवाल पूछते हैं। आपको मतलब ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको रीड 2-3 बार कर लीजिए, अपने दिमाग में किसी तरीके से कोई भी ट्रिक लगा के आप इसको याद कर लीजिए। अब जो है ये सवाल इस पे आते हैं कि ये शिक्षण के 3 स्तर है, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, है ना, मेमोरी लेवल, समझ स्तर, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा जो है वो है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो अब देखिए स्मृति स्तर ये सबसे निचला स्तर है ना। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो सिर्फ मतलब स्मृति करता है, मतलब स्मरण करता है, रटता है। मेमोरी बेस्ड उसकी पूरी एजुकेशन होती है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये विद्यार्थियों केवल तथ्यों को याद करने और दोहराने के लिए, ठीक है, सोचने या समझने की आवश्यकता बहुत कम होती है इसमें। मतलब ये पूरा टीचर सेंट्रिक होता है। ये सवाल आया है कि स्मृति स्तर जो है क्या होती है, स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, तो ये टीचर सेंट्रिक होता है ना। उदाहरण दिया हुआ है कि छोटे बच्चों को रंग, गिनती, जोड़ घटाव सिखाना। ठीक है, अब देखिए यही चीज आपको किताब में मतलब 1 पेज 2 पेज में मिलता है, और हमने इसमें पॉइंटर में बांट के 4 से 5 मतलब समझिए कि बिलो 50 वर्ड होगा ये। आपको याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, समझ स्तर। इस यह स्मृति जो है चिंतन स्तर, मतलब ये स्मृति और चिंतन स्तर के बीच का आता है। ठीक बात है, समझ स्तर मतलब ये पहला और अंतिम जो है चिंतन स्तर उसके बीच में आता है। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो तथ्यों को समझने लगते हैं, मतलब उसका संबंध जो है जोड़ने लगते हैं, तथ्यों के बीच के जो अर्थ है उसको समझते हैं, उसके अर्थ को जो है वो जोड़ते हैं। ये जो है टीचर स्टूडेंट दोनों केंद्रित होता है। बस इसको ध्यान रखना है आपको, यही पूछ देगा। क्योंकि वो ये नहीं पूछेगा कि स्मृति और चिंतन स्तर के बीच में कौन होता है, बहुत बेसिक सवाल हो जाएगा। वो पूछ देगा कि टीचर और स्टूडेंट सेंट्रिक दोनों कौन होता है ना, तो ये पूछ देगा, है ना। तो इसमें क्या है कि छात्रों में विचार क्षमता और समझ विकसित होती है,
उदाहरण के लिए जैसे समझिए कि कविता का अर्थ निकालना, ऐतिहासिक घटनाओं को समझना, प्रयोग करना। मतलब जो कविताएं होती है, एक कविता हमने अपने स्कूल में पढ़ी थी कि आ, मुझे बनमाली फेंक देना उस पथ पे, इस तरह से कुछ था, जिस पथ पे फूल की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरमालाओं की फूलों में गूथा जाऊं, चाह नहीं, इस तरीके से था कि राजाओं के मतलब इस तरीके से था। उसमें ये कहानी का मतलब ये था कि उस फूलों की अभिलाषा ये है कि वो जो सैनिक होते हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं, उनके जो रास्ते हैं उसमें बिछे बिछे। तो उसका मतलब एक उदाहरण मैं आपको दिया है ऐसे ही। तो कविताओं का अर्थ निकालना, ऐतिहासिक घटनाओं को समझना, है ना, कि प्रयोग करना, मतलब इस तरीके का है कि एक मोटा मोटी जो चीज लिखी हुई है बिटवीन द लाइन, उसको समझना। बिटवीन द लाइन क्या होता है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीचों के अर्थ को समझना। ठीक है। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है चिंतन स्तर, ये सबसे उच्च स्तर का होता है, जिसमें बच्चे जो है वो खुद से चिंतन करते हैं, है ना। मतलब ये समस्या हल के माध्यम से होता है, मतलब समस्या हल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये प्योर स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इसमें आत्मनिरीक्षण, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना होता है। मतलब जो बच्चे पीजी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो इस स्तर में आते हैं ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है शोध कार्य, बहस, जो डिबेट करता है वो इस स्तर में आता है। समस्या समाधान, प्रोजेक्ट बनाना, ये सब चिंतन स्तर में आता है। अब देखिए हमने इसको माइंड मैप के रूप में भी किया है कि जैसे यहाँ पे हमने दिया है क्या, बिंदु, मतलब जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, स्मृति स्तर, हर्बर्ट। अब इसका देखिए, अब इसमें क्या है कि ये यहाँ पे हमको मेंशन कर देना चाहिए था, लेकिन हमने नीचे ही कर दिया है कि स्मृति स्तर को किसने दिया था, हर्बर्ट ने। इसको याद कर लीजिए, स्मृति स्तर किसने दिया है, हर्बर्ट। बोध स्तर को क्या किसने दिया है, मॉरिसन। और चिंतन स्तर को किसने दिया है, हंट। ठीक है। हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट। मेरे सब 3 बार दोहराइए, हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, हर्बर, मॉरिसन, हंट, हर्बर, मॉरिसन, हंट। स्मृति स्तर किसने, हर्बर, हर्बर्ट। समझ स्तर किसने, मॉरिसन। चिंतन स्तर स्तर किसने, हंट। ठीक है। अब देखिए पॉइंटर में क्या है कि सोचने की क्षमता स्मृति स्तर में बिल्कुल कम, समझ स्तर में मध्यम, चिंतन स्तर में बहुत अधिक। ठीक है। शिक्षक की भूमिका स्मृति स्तर में प्रधान, मतलब सबसे ज्यादा, क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक है ना, टीचर सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक है। इसमें मार्गदर्शक, इसमें सहायक, मतलब सलाहकार, सहायक के रूप में। विद्यार्थी की भूमिका सुनना और याद करना, है ना, समझ और लागू करना, सोचना और समस्या का हल करना। ठीक है। शिक्षण का प्रकार रटने वाला, समझ वाला और चिंतन करने वाला। उद्देश्य जानकारी याद करना, अर्थ और संबंध समझना, नए विचार उत्पन्न करना। ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज कई सारी चीजों पर चर्चा किया। हाँ, कल तक हमने ये हस्तक्षेप चर तक देखा था। आज हमने देखा शिक्षण में शिक्षक की विभिन्न कार्य। पहला क्या क्या था, निदानात्मक कार्य, जिसमें हम कमजोरियों को, कठिनाइयों को पहचान करते हैं। दूसरा क्या था, उपचारात्मक कार्य, जिसमें हम समाधान खोजते हैं। तीसरा क्या था, मूल्यांकनात्मक कार्य, जिसमें हम देखते हैं कि वो कितना हद तक सफल हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि शिक्षा संबंधी 3 अवधारणाएं, कुछ अवधारणाएं थी, क्यों, कैसे, क्या। क्यों का संबंध किससे था, दर्शन शास्त्र से। कैसे का संबंध मनोविज्ञान से। क्या का संबंध समाज शास्त्र से। फिर हमने कुछ दर्शन देखा। आदर्शवाद सबसे पुराना, इसका प्रतिपादक अरस्तु, ये आत्मबल पे जोर देता है, आदर्श जीवन पे जोर देता है। दूसरा प्रकृतिवाद, ये प्रकृति को ही शिक्षक मानता है। इसके जो है वो टैगोर इसके प्रमुख हैं, और भी एक व्यक्ति है जो इसके नीचे मेंशन है ना। परियोजनवाद, जॉन डेबी, अनुभव से सीखना होता है। एक्टिव स्कूल सिस्टम, अस्तित्ववाद, किर्केगाद, इसके मुख्य विचार हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। योग दर्शन, पतंजलि। माइंड मैप में आपने देख लिया है इसको। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर,
पूर्ण से अंश की ओर, प्रकृति से अनुसरण की ओर, प्रकृति का अनुसरण, इंद्रियों का प्रशिक्षण, है ना। इंद्रियों का प्रशिक्षण किसने दिया है? मॉन्टेसरी और फेडेरल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अब फिर हमने शिक्षण के 3 स्तर पर चर्चा किया। स्मृति स्तर, जिसको हर्बर्ट देते हैं, हर्बर्ट, इसके प्रतिपादक हर्बर्ट हैं। ये सबसे निचला स्तर है, ये विद्यार्थी केंद्रित होता है। मतलब ये टीचर सेंट्रिक होता है, विद्यार्थी केवल तथ्य याद करते हैं, है ना। ये समझ स्तर, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन, इसका मॉरिसन, है ना। ये टीचर स्टूडेंट दोनों सेंट्रिक होता है। इसमें विद्यार्थी समझ लेने लगता है ना, ऐतिहासिक घटनाओं को। चिंतन स्तर, इसमें इसका जो क्या होना है? हंट। ये सबसे ऊपर का स्तर होता है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इसमें शोध करना होता है ना। तो इसका हमने माइंड मैप पे दिया है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब अगला दिन हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्य चर्चा पे चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सवाल आते हैं, कई बार आते हैं, इस बार भी आए हैं, और ये इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, हमारे ये टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ इम्पैक्टफुल कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नया नया कर रहा हूँ। तो आपको अगर कुछ लगे कि कुछ और बेहतर किया जा सकता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे, जितनी संभावना हो सकती है उतना। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू। 51 मिनट के आसपास बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।